नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय जाडोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रबोधन युग। इस काल में इस विचारधारा का विकास हुआ कि प्रकृति एवं समाज का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन विधि से करना संभव है। पूर्व में तर्कपूर्ण सिद्धांत जैसे विचार यूरोप में विज्ञान एवं वाणिज्य में ही विद्यमान थे। वैज्ञानिक क्रांति एवं वाणिज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नवीन परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ, जो आगे चलकर फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के रूप में विकसित हुआ। विद्वानों की यह मान्यता है कि इस दृष्टिकोण ने समाज का एक विज्ञान के रूप में प्रादुर्भाव संभव हुआ है। प्रबोधन युग से पूर्व यूरोप परंपरावादी स्वरूप था। इसमें धर्म का प्रभुत्व था। आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार भूमि थी। प्राचीन यूरोप में समाज में दो वर्ग थे, सामंत वर्ग, किसान वर्ग। सामंत भूमि के मालिक होते थे, किसान उस पर काम करते थे। समाज में धर्म प्रमुख था। इसमें क्या नैतिक है, क्या नैतिक नहीं है, इसका निर्णय धर्मगुरु यानी कि पादरी ही करते थे। सामाजिक व्यवस्था में बंधुत्व संबंध एवं परिवार बहुत महत्वपूर्ण थे। प्राचीन यूरोप के समाजों में ये मान्यता व्याप्त थी कि राजा को भगवान ने लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। और महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब थी। राजतंत्र का प्रभुत्व था। धर्म, सत्ता, संपत्ति, समुदाय आदि सभी की व्याख्याएं धर्म के आधार पर की जाती थी। प्रबोधन युग में इन सब का विरोध किया गया। समाज के सभी परंपरावादी धारणाओं की नवीन व्याख्या की गई, उन्हें नवीन संदर्भ में देखा गया। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान आस्थाओं ने लिया। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र आया। किसानों के लिए सुखद स्थितियां उत्पन्न हुई, उनको नए नए अवसर मिले, नए नए अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रबोधन युग में परंपरागत धार्मिक और तत्व मीमांसा दर्शन का विरोध करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। समाजशास्त्र में प्रबोधन युग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव और प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव प्रबोधन युग के विभिन्न विचारकों के चिंतन के प्रभाव समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव एवं इसके विकास पर पड़े। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के रूप में, तार्किकता के रूप में एवं निपुणता के रूप में। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रबोधन युग के विचारकों ने समाज के अध्ययन में पूर्व में विद्यमान दृष्टिकोणों, धार्मिक और तत्व मीमांसा का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि समाज का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक दशाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का श्रीगणेश किया। इस युग में वैज्ञानिकों ने समाज, मानव और उसकी प्रकृति में अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन विधियों का प्रयोग किया। प्रबोधन युग में समाजशास्त्र के उदय में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तार्किकता प्रबोधन युग के सामाजिक वैज्ञानिकों की दूसरी बौद्धिक देन उनकी तार्किकता को अध्ययनों में महत्वपूर्ण स्थान देना है। इन विचारकों ने ये सुझाव दिया कि मानव एक अनिवार्य रूप से तार्किक प्राणी है, अतः सामाजिक संस्थाओं तथा प्रकृति के अध्ययन के लिए तर्क को मानदंड के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। मानव के इस तार्किक गुण के कारण उसे उसके विचारों और कार्यों के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। तीसरा है निपुणता, परफेक्शन। प्रबोधन युग के सामाजिक विचारकों की ये मान्यता थी कि मानव उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ है। मानव तार्किकता के आधार पर इन वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा सामाजिक परंपराओं का मूल्यांकन कर सकता है। उसमें सामाजिक परंपराओं को परिवर्तित करने की क्षमता विद्यमान है और इस क्षमता के द्वारा मानव सामाजिक परिवर्तन करके अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। अब प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। प्रबोधन युग के बाद के सामाजिक विचारकों एवं चिंतकों ने कुछ और बौद्धिक अवधारणाओं को उससे संबंधित साहित्य प्रदान किया, जैसे अध्ययन का दर्शन, उद्विकास का सिद्धांत और सर्वेक्षण। अध्ययन का दर्शन, फिलोसफी ऑफ स्टडी, 19वीं शताब्दी का काल जीव वैज्ञानिक प्रभुत्व का काल कहा जा सकता है। इस काल के अध्ययन का दर्शन मुख्यतः इस मान्यता पर आधारित रहा कि समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तन होता है, जो एक निश्चित चरणों से होकर गुजरता है। समाजशास्त्रियों ने भी इन मौलिक अवधारणाओं को अपनाया और समाजशास्त्र में समाज, संस्कृति और इसके विभिन्न अंगों के उद्विकासीय स्वरूप को विकसित किया। बोटोमोर, हर्बर्ट स्पेंसर, काम्टे, दुर्खीम, थॉर्स्टीन वेबलिन, टॉयलर, मॉर्गन, पेरेटोस आदि कई समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इसे अपने अध्ययन में शामिल किया। फिर आता उद्विकासी सिद्धांत। प्रबोधन काल के पश्चात दार्शनिकों एवं विचारकों ने उद्विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किए।
उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उद्विकास का क्रम सरल से जटिल एवं निश्चित चरणों में बताया। इस विचारधारा का प्रभाव समाजशास्त्र पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र में भी समाज, परिवार, विवाह एवं विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन उद्विकासीय दृष्टिकोण से किया जाने लगा। समाजशास्त्रियों ने जीव विज्ञान की तरह समाज को जीव के समरूप माना। समाज का विकास सरल से जटिल, न्यून से निपुणता, पूर्ण से निपुणता, न्यून श्रम विभाजन से अधिक श्रम विभाजन के रूप में वर्णित किया। इस प्रकार के दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम आदि को हम मान सकते हैं। फिर आता है सर्वेक्षण। प्रबोधन युग के बाद सामाजिक वैज्ञानिकों में अध्ययन की अनेक विधियों का प्रयोग होता है। इस काल में ये भी विश्वास पैदा हुआ कि प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के क्षेत्र में किया जा सकता है। इस धारणा के कारण समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाने लगा। इस मान्यता के प्रभाव के फलस्वरूप मानवीय समस्याओं का अध्ययन, वर्गीकरण, मूल्यांकन करना संभव हुआ और समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की विधि जैसे सर्वेक्षण का प्रयोग इस कारण से भी किया जाने लगा कि सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी की समस्या के प्रति चिंतित थे। उन्होंने ये उचित समझा कि सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा गरीबी के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाए और उनमें सुधार के उपायों खोजे जाएं, जो आगे चलकर सामाजिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय शोध में सामाजिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण अध्ययन की विधि बन गई। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबोधन युग के पश्चात के काल में समाजशास्त्र के उदय और विकास में पृष्ठभूमि एक बहुत प्रभावशाली रही है। अतः ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में सामाजिक दर्शन, प्रबोधन युग या उस प्रबोधन युग के पश्चात के काल से संबंधित बौद्धिक संदर्भ का विशेष प्रभाव पड़ा है। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में 18वीं और 19वीं शताब्दियों में विकसित वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन की विधियों, तार्किकता एवं निपुणता संबंधी बुद्धिजीवियों के चिंतन ने समाजशास्त्र विषय के उद्भव और विकास को संभव बनाया है। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को समझने के लिए सामाजिक दर्शन, प्रबोधन, काल एवं बौद्धिक संदर्भ का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।